सो वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस। एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज़ वाइब्रेशन बेसिकली। तो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बताया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, दैट वाज एंड टू द डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट। तो वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है? इट इज़ बेसिकली द सब डिसिप्लिन ऑफ डायनेमिक्स इटसेल्फ, इन विच वी स्टडी अबाउट द रिपीटेटिव मोशन। तो वाइब्रेशन इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिपीटेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सब बातें से कुछ समझ में नहीं आता, होता क्या है इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। जब भी कोई सिस्टम वाइब्रेट करेगा तो उसमें दो बातें होनी चाहिए, मोशन शुड बी पीरियोडिक और मोशन शुड बी हार्मोनिक। दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको समझाने के लिए ही मुझे लेक्चर लगेंगे। मोशन शुड बी पीरियोडिक एंड मोशन शुड बी हार्मोनिक। जब भी कोई सिस्टम हार्मोनिक मोशन की बात की जाती है तो हम क्या बोलते हैं, मीन के दोनों तरफ वो, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, मीन के लेफ्ट जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे आता है, फिर मीन के राइट जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, हार्मोनिक सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम वाइब्रेट करेगा। बट क्या सिस्टम को देख करके ही बताया जा सकता है कि वाइब्रेट करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में ऐसे होते हैं जहाँ माइक्रो क्रैक की वाइब्रेशन की वजह से माइक्रो क्रैक डेवलप होते हैं और वो ऑब्जर्व भी नहीं किए जा सकते। तो वाइब्रेशन को हमें मैथमेटिकली समझना होगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली बार वाइब्रेशन को ऑब्जर्व किया था सर गैलीलियो ने नेचर में, इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल वाइब्रेशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट फोर थिंग्स। किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में चार चीज़ें होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ फोर थिंग्स। तो देखिए फोर थिंग्स में क्या क्या है। सबसे पहला, कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो अगर कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रही है तो किसकी वजह से करेगी? मास की वजह से करेगी। तो इसका मतलब वाइब्रेटिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। वाइब्रेटिंग सिस्टम में मास होगा, दैट मीन्स इट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होगी। सेकेंड, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज। तो अगर कोई सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? स्टिफनेस है, स्टिफनेस। तो मास और स्टिफनेस, ये दो चीज़ें अगर उसके अंदर हैं तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? आइदर काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस और पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी, what is that? Friction can never be zero. Friction can never be zero. And fourth thing is here, for any vibrating system, the responsible cause is unbalanced force. Unbalanced force which will not be zero. तो इन चार बातों में से if we consider only the first two things, what are those two things? We are not considering friction at all, we are not considering any external force at all. जब भी आप ये दो चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिस्टम बोलते हैं, या नेचुरल वाइब्रेशंस बोलते हैं, या इसी को हम फ्री वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? एक ऐसा वाइब्रेटिंग सिस्टम जहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। लेट मी राइट इट, नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं फ्रिक्शन होता नहीं है, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। बेसिकली देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, एज वेल एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पर कोई लग नहीं रहा होगा। तो ऐसे सिस्टम की स्टडी करने के लिए फर्स्ट सिस्टम व्हाट वी कंसीडर हियर, दैट इज सिंपली स्प्रिंग मास सिस्टम। कि मुझे ये देखना है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम की मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा और ये देखेंगे क्या ये सिस्टम वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो देखिए इस बात को समझ लेते हैं एक बार कि सिस्टम वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा, इसका इक्वेशन से क्या लेना देना है। क्या होता है, जब मैंने आपको पहली लाइन में बोला कि वाइब्रेशन इज द स्टडी ऑफ रिपीटेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी को हम यूजुअली क्या बोलते हैं?
इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसलिए जो मैं पहला मेथड यहाँ डील करूँगा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड। और इस मेथड्स को यूज़ करके करेंगे क्या, हम एक वाइब्रेटिंग सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, या आप ये कहिए हम एक सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे जिस पर जिसको अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, और देखेंगे क्या वो सिस्टम वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको कंसीडर करता हूँ एक स्प्रिंग की पोजीशन तीन अलग अलग सिचुएशंस में। फर्स्ट, it is any spring, let me draw it again, it is any kind of spring and initial position is here AA, right? अभी ये स्प्रिंग क्या है, ये फ्री लेंथ है इसकी पूरी, उसकी इनिशियल पोजीशन दिखाई गई है। नाउ ए मास m इज अटैच टू द स्प्रिंग, तो इन स्प्रिंग पर के एंड पर अगर एक मास m लगा देंगे तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, इसके अंदर एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टैटिक डिफ्लेक्शन को मैंने क्या लिखा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा से, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। कोई फोर्स नहीं लगाया है, सिर्फ इस पर एक मास लगाया, मास का वेट नीचे काम कर रहा था, तो इस वजह से ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन थर्ड केस, नाउ व्हाट वी डू, if mass m is pulled further downward through a distance x, then which force will be acting on the mass or spring mass system। अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर देता हूं, अब की बार फोर्स लगा करके इस मास को मैंने इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और ये कहीं यहाँ आ गया। लेट सपोज इसको BB लिख देते हैं एंड दिस इज CC एंड दिस मास हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाई ए डिस्टेंस x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर क्या फोर्स लग रहे होंगे, पहले आप सेकंड वाले फिगर को समझिए। अगर मैं इस वाले फिगर को देखूं तो कहना ही राइट हियर, मैं यहीं पर लिखता हूं mg विल बी इक्वल टू s टाइम्स डेल्टा, यही होगा। वेट विल बी डाउनवर्ड एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी s टाइम्स डेल्टा विच विल बी एक्टिंग इनटू अपवर्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सेकंड मास, सेकंड फिगर। ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। जब थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां देखिए मास पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। फर्स्ट, इस पर एक इनर्शिया फोर्स लग रहा होगा विच कैन बी गिवन बाय m इंटू ए, या इसको मैं लिख सकता हूँ mx डबल डॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। दूसरा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जिसको मैं लिख सकता हूँ Sx, वेयर S इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, आप स्मॉल s कैपिटल S जो भी लिखना चाहें, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग फोर्स विल ऑल्सो बी एक्टिंग एट द अपवर्ड साइड। x हमने डाउनवर्ड पे दिया था, तो इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डाउनवर्ड होंगे। और डी एल्बर्ट साहब बोलते हैं कि किसी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम है आई मीन कोई भी सिस्टम है, उसको अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना पड़ता है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक इनर्शिया फोर्स या इनर्शियल टॉर्क को ऐड करना होगा। तो यूजिंग डी एल्बर्ट प्रिंसिपल आई एम राइटिंग हियर, देखिए यहाँ डायनेमिक्स का पूरा यूज है, यूजिंग डी एल्बर्ट प्रिंसिपल। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए mx डबल डॉट प्लस Sx विल बी इक्वल टू 0, mx डबल डॉट प्लस Sx विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इस मास का FBD डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, FBD बनाएं सॉरी, तो इसका वेट तो नीचे की ओर लग रहा होगा, राइट, जो कि इनिशियल डिफ्लेक्शन Sx से पहले ही क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ये इक्वेशन नंबर 2 स्टैटिक डिफ्लेक्शन। और ये सिस्टम नीचे की ओर आपने अगर इसको डिफ्लेक्ट किया था बाई ए डिस्टेंस ऑफ x, तो एक इनर्शिया फोर्स जो लगेगा वो कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। दैट इनर्शिया फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू ए, ये ऊपर की ओर काम कर रहा होगा। डोंट थिंक कि यहाँ mg को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज mg हैव बीन कैंसिल्ड आउट बाई इनिशियल डिफ्लेक्शन। mg इज इक्वल टू Sx, वो इनिशियल में क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब यहाँ टोटल इक्वेशन क्या बन गई, x डबल डॉट प्लस s बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0।
तो ये इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम, सिंपली दिस इज द इक्वेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम। लेकिन क्या ये सिस्टम वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि, और वो सॉल्यूशन पीरियोडिसिटी और हार्मोनिसिटी को पूरा करता हो, तो सिंपली आई विल से कि हाँ ये इक्वेशन क्या है, ये सिस्टम क्या है, वाइब्रेटरी सिस्टम है। तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा एन टी प्लस b cos omega nt, where what is omega n? Omega n is the natural frequency of the vibrating system, a sin omega nt and b cos omega nt। और a और b क्या है, a and b आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन लगा करके सॉल्व करेंगे कि a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, लेट अस अज्यूम a इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x cos phi एंड b इज इक्वल टू x sin phi। a इज इक्वल टू x cos phi एंड b इज इक्वल टू x sin phi। दिस आई एम सिंपली अज्यूमिंग हियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो आई विल गेट, सॉरी, x इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा x टाइम्स साइन ओमेगा एन टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा एन टी साइन फाई। या मैं लिख सकता हूँ x स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल X और फाई क्या है, दीज टू आर कांस्टेंट वैल्यूज। अभी आप ये समझिए केवल ये क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं, और इसको हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इस बात को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। और वहाँ जाने से पहले ये समझना है कि क्या साइन और कॉस का फंक्शन अगर होता है तो वो हार्मोनिक होगा या नहीं होगा। हाँ, बिफोर एंडिंग वन थिंग आई वुड लाइक टू से, कि अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज कर लीजिए अभी ये इक्वेशन क्या है, हार्मोनिक है, तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली एनालॉगस टू व्हाट, x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन हार्मोनिक है, अभी फिलहाल के लिए ये मानिए ये इक्वेशन हार्मोनिक है, तो दिस कैन बी कंपेयर बाय दिस, राइट। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूँ, लेट a और b को मैं यहाँ कंपेयर कर दूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयरिंग a एंड b, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s बाई m मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड एज द नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओमेगा एन क्या है ये, दिस इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं, या नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लिख सकते हैं इसको। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वन साइकिल ऑफ मोशन इज कंप्लीटेड इन एन एंगल 2 पाई। जब भी एक साइकिल पूरा होगा तो 360 डिग्री का चक्कर लगेगा। तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैसे दिया जाएगा, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एन और 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाई s। दिस इज द टाइम पीरियड कैलकुलेशन। एंड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज fn इज इक्वल टू वॉट, 1 बाई t इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट s बाई m। ये बहुत बेसिक सी 3 इक्वेशंस मैंने कैलकुलेट की है। तो इन जनरल द वर्ड सर्कुलर और लीनियर आर नॉट यूज्ड इन द नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी। हम सीधा बोलते हैं क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ओमेगा एन किसका फंक्शन है, ओमेगा एन इज द फंक्शन ऑफ s एंड m, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ s एंड m ओनली। तो अगर कोई ये कहे कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थ पर ओमेगा एन है, तो मून पर कितनी हो जाएगी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहे अर्थ पर निकालिए चाहे मून पर निकालिए वो हमेशा ही क्या होगी, ओमेगा एन ही होगी। डू नॉट कन्फ्यूज बाय
बिकॉज स्टूडेंट क्या सोच लेता है, देखिए एक बात यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, व्हाट दे थिंक कि एम जी यहाँ लग रहा था एंड इट वॉज बैलेंस्ड बाई एस इंटू एक्स, तो वी कैन राइट वॉट एम जी इज इक्वल टू एस एक्स। तो यहाँ से ओमेगा एन अभी आपने क्या निकाला, रूट ऑफ एस बाई एम। अगर मैं इस एक्स को स्टैंडर्ड टर्म डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन, तो दिस कैन बी रिटन एज जी बाई डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कभी इस बात से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे कि अगर ओमेगा एन की वैल्यू मून पर क्या होगी, अगर अर्थ पर उसकी वैल्यू ओमेगा एन इज इक्वल टू, ओमेगा अगर अर्थ पर है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एट मून, तो वहाँ भी क्या होगा, ओमेगा एन ही होगा, सिंस ओमेगा एन इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली व्हाट एस एंड एम, और मून पर जाने से ना ही एस चेंज हो जाएगा और ना ही एम चेंज होगा। सो इसके साथ मैं ये अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड देन वी विल फाइंड आउट द कंडीशंस ऑफ इन दिस इक्वेशन व्हाट इज़ गिवन, दैट अननोन कंडीशंस, हम ये एक्स और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो सकती है, राइट। थैंक यू।